रेवा और विवेक मंडप में बैठे हुए थे। पंडित जी फेरों की तैयारियां कर रहे थे। वर वधु का गठबंधन किया जाता है और जैसे ही रेवा और विवेक फेरों के लिए खड़े होते हैं, तभी एक काली परछाई जो किसी को नजर नहीं आती, वो रेवा के अंदर समा जाती है, जिससे एकदम से रेवा को धक्का लगता है। तभी पास में खड़ी रेवा की सास नीमा उसे संभालते हुए बोलती है। अरे रेवा बेटा, क्या हुआ? जी कुछ नहीं, बस यूं ही ऐसा लगा कि किसी ने धक्का दे दिया। आराम से बेटा। ऐसे ही फेरों की रस्म शुरू की जाती है। रेवा के साथ साथ उस काली परछाई की भी विवेक से शादी हो जाती है, जिसके बाद रेवा अपने मायके से विदा होकर विवेक के साथ अपने ससुराल आती है। कुछ घंटों बाद विवेक अपनी सुहाग रात के लिए अपने कमरे में आता है, जहां रेवा घूंघट किए पलंग पर बैठी थी। विवेक रेवा के पास जाकर उसका घूंघट उठाता है और बोलता है, माय गॉड, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। किसी अप्सरा, किसी परी से कम नहीं लग रही हो। सच में कितना इंतजार किया है मैंने इस पल का, और आज जब तुम मेरे सामने हो तो समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। कुछ मत कहो, मैं तो सदियों से इस मिलन की रात का इंतजार कर रही हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो? बातों में वक्त जाया मत करो, बस खो जाओ मुझ में। इतना कहकर रेवा विवेक को अपनी बाहों में भर लेती है और दोनों अपनी सुहाग रात को एंजॉय करते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। रेवा अपनी ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालती है। शादी के बाद पहली पूर्णिमा की रात को रेवा सबसे छुपकर छत पर जाती है और जैसे ही चांद की चांदनी उसके जिस्म पर पड़ती है, तो उसकी असल त्वचा बदलकर सांप की खाल जैसी हो जाती है और वो एक डरावनी आवाज में बोलती है। आज ये चांद इस बात का गवाह है कि मैं नगीशा, एक इच्छाधारी नागिन, अपने प्यार को पाने के लिए वापस आ गई हूँ। इस चांदनी में मेरा असल रूप नजर आ रहा है। अब अगली पूनम की रात तक का इंतजार है। उस दिन सभी ग्रह अपना घर बदलने वाले हैं। उस रात मैं विवेक से मिलन करके उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगी। इतना कहकर रेवा बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। तभी उसके भीतर से एक बहुत ही सुंदर इच्छाधारी नागिन नगीशा की आत्मा निकलती है और बोलती है। सबको लगता है कि विवेक की शादी रेवा से हुई है, पर नहीं। रेवा का रूह और शरीर तो मेरी गिरफ्त में है और विवेक, उसकी शादी तो मुझसे हुई है, इस नागिन के भूत से। इतना कहकर नगीशा वापस से रेवा के भीतर प्रवेश कर लेती है और रेवा को होश आता है, जिसके बाद वो छत से आकर नीचे चली जाती है। ऐसे ही एक दिन सभी लोग बैठकर टीवी पर नागिन की मूवी देख रहे होते हैं। तभी वहाँ रेवा सबके लिए शरबत लेकर आती है और सबको देती है। तभी मूवी में बीन की धुन बजने लगती है, जिसे सुनकर रेवा के हाथ पैर में कंपन पैदा होती है और तभी विवेक बोलता है। अरे वाह, मुझे ये धुन बहुत पसंद है। माँ, थोड़ी आवाज बढ़ा दो ना। अरे तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना, देखो ना कितनी अच्छी मूवी है। नहीं नहीं, मुझे जाना है, मुझे नहीं देखनी। और प्लीज आवाज कम करो यार, कोई और मूवी लगा दो। क्या हुआ बहू, तुझे पसंद नहीं क्या ये मूवी? अच्छी है, पर ये बीन की धुन, मुझे बेचैनी हो रही है, मैं नहीं सह सकती। रेवा, तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे किसी नागिन का भूत आ गया हो तुम में। रेवा किसी को भी बिना कुछ कहे सीधा अपने कमरे में जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। साथ ही अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद करती है। कुछ देर बाद बीन की आवाज आना बंद हो जाती है। तभी रेवा फिर से डरावनी आवाज में बोलती है। इन मूर्खों को समझ नहीं आ रहा है कि मैं एक नागिन हूँ, नागिन। मुझे ये बीन की धुन बिल्कुल पसंद नहीं। तभी एक झटके से रेवा के शरीर से नगीशा नागिन की आत्मा निकलती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर रेवा बोलती है। तुम क्यों मुझ पर काबू करके बैठी हो? क्यों मेरे परिवार के पीछे पड़ी हो? मेरे सुहाग को मुझसे छीनना चाहती हो? चली जाओ।
नागिशा अपने नाग को लिए बिना कभी नहीं जाएगी। मुझे विवेक की रूह को अपने साथ ले जाना है, फिर उसे नाग बनाना है। सालों से जिस मिलन का इंतजार कर रही हूँ उसे पूरा करना है। नहीं, मैं अभी सबको सच बता दूंगी। तुम मेरे साथ जो भी कर रही हो वो सब बता दूंगी। इतना कहकर रेवा जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलने लगती है, तभी नगीशा उसे अपनी पूंछ में जकड़कर हवा में उठा देती है और बोलती है, बेवकूफ इंसान, तुझे क्या लगा था कि बरसों की तपस्या को तुझे ऐसे पल भर में भंग करने दूंगी? कभी नहीं। आज मैं तुझे मौत की नींद सुला दूंगी, फिर तेरा ये शरीर मेरा ही रहेगा। इतना कहकर नगीशा रेवा की गर्दन पर डंक मार देती है और रेवा वहीं दम तोड़ देती है, जिसके बाद रेवा के शरीर से उसकी आत्मा निकलती है और नगीशा उसे एक छोटी सी कांच की बोतल में कैद कर लेती है और फिर रेवा के मृत शरीर में प्रवेश कर लेती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। नगीशा को अब पूनम की रात का इंतजार था। एक रात जब विवेक अलमारी से कुछ कागज निकाल ही रहा होता है, तभी उसकी नजर उस कांच की बोतल पर जाती है जिसमें रेवा की आत्मा कैद थी। उसे देखकर विवेक बोलता है, ये क्या? लगता है कोई परफ्यूम है, पर ऐसे छुपा कर क्यों रखा है? खोल के स्मेल करता हूँ, खुशबू कैसी है इसकी? विवेक जल्दी से उस शीशी को खोल देता है और रेवा की रूह आजाद हो जाती है और विवेक के सामने आ खड़ी होती है। ये देखकर विवेक के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है, तुम कौन हो? विवेक, मैं रेवा हूँ, तुम्हारी रेवा। रेवा? नहीं, मेरी रेवा तो नीचे है। तुम कौन हो और इस शीशी में कैसे आई? विवेक, मैं ही रेवा हूँ। जो नीचे है वो एक इच्छाधारी नागिन नगीशा है, जो तुम्हें पाने के लिए 100 साल की तपस्या करके नागलोक से इस लोक में आई है। उसने मुझे मार कर मेरा शरीर मुझसे ले लिया है। आने वाली पूनम की रात को वो तुम्हारे पास आएगी और तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी। मेरा यकीन करो। इतना कहकर रेवा की आत्मा गायब हो जाती है। वक्त गुजरता है। आखिरकार पूनम की रात आती है। नगीशा अच्छे से तैयार होकर विवेक के पास जाती है, जहां वो खिड़की पर खड़ा आसमान में चांद को देख रहा होता है। वो उसे पीछे से हक करके बोलती है, क्या देख रहे हो विवेक? कुछ नहीं, यूं ही। कितनी खूबसूरत रात है। चलो आज इस रात को और खूबसूरत बना दे अपने प्यार से। इतना कहकर रेवा जैसे ही विवेक का हाथ पकड़कर उसे पलंग के पास ले जाती है और उसे बाहों में भरती है, तभी विवेक उसे एक जोर से धक्का मारते हुए बोलता है, दूर हट जाओ मुझसे। तुम मेरी रेवा नहीं हो, बल्कि रेवा का रूप लिए हुए एक नागिन हो जो मुझे पाना चाहती है, पर मैं बस मेरी रेवा से प्यार करता हूँ। तभी वहाँ रेवा की आत्मा आती है, जिसे देखकर नगीशा को समझते ही देर नहीं लगती कि अब विवेक सारा सच जान चुका था। जिसके बाद नगीशा रेवा के शरीर से निकलकर अपने असली रूप में आती है और डरावनी आवाज में बोलती है, आज से 100 साल पहले दुनिया वालों ने तुम्हें मुझसे अलग कर दिया था और हमारा मिलन अधूरा रह गया था, पर नहीं, इस बार नहीं। इस बार मैं तुम्हारी रूह को अपने साथ ले जाकर रहूंगी, फिर चाहे मुझे तुम्हारी जान ही क्यों ना लेनी पड़े, लेकिन मैं अपने मिलन को अधूरा नहीं रहने दूंगी। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। तुम मेरे विवेक को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम एक बुरी आत्मा हो। तुम्हारी जिद बेकार है। विवेक मेरा पति है। तुमने मुझे मार दिया पर मेरी रूह को नहीं मार सकती। आज मैं तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर दूंगी। इतना कहकर रेवा नगीशा की बदली हुई केचुली को लेकर आती है और उसमें आग लगा देती है, जिसके बाद नगीशा की आत्मा भी जलने लगती है और उसे मुक्ति मिल जाती है। जिसके बाद जाते जाते रेवा बोलती है, विवेक, अब मेरी आत्मा की मुक्ति का वक्त हो गया है। मैंने अपनी जिंदगी के हर लम्हे में हर वक्त सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है और इस जन्म से हर जन्म तक तुमसे ही प्यार करूंगी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रेवा, माफ कर देना। मैं तुम्हारी जान नहीं बचा सका और मेरी जान बचाते बचाते तुम्हारी जान चली गई। अपना ख्याल रखना विवेक। तभी पूनम के चांद की रोशनी रेवा की आत्मा पर पड़ती है। आंखों में आंसू और चेहरे पर एक सुकून की मुस्कान लिए
रेवा उस रोशनी में विलुप्त हो जाती है और नगीशा नागिन के भूत का साया हमेशा के लिए विवेक की जिंदगी से चला जाता है। नागलोक में रहने वाली रंगीली नागिन का स्वभाव अपने नाम के भांति ही बहुत रंगीला था। वैसे तो वो एक इच्छाधारी नागिन थी, पर उसका स्वभाव बेहद ही चुलबुला और हंसनुमा था। ऐसे ही आज भी वो नाग वाटिका में भ्रमण करने के लिए जा ही रही होती है कि तभी उसकी नजर शिमोना नागिन और अर्धव नाग पर जाती है, जिन्हें देखकर वो कहती है, ये लो, यहाँ तो रास लीला हो रही है, क्यों ना मैं भी थोड़ा मनोरंजन कर लूं। चल रंगीली, शिमोना में ढल जा। इतना कहकर रंगीली अपना भेष बदलकर शिमोना का रूप धारण करके उन दोनों के पास आकर कहती है, अर्धव, ये तुम किस नागिन के साथ बैठे हो? कौन है ये अय्याश नागिन जिसने मेरा रूप धारण किया हुआ है? शिमोना, तुम वहाँ हो तो मेरे समक्ष कौन है? ये तो तुम्हें स्मरण ही होगा ना, तुमने मेरे साथ छल किया है। अगर तुम्हें इस बहरूपी नागिन से ही प्रेम था तो मुझे बता देते, मैं तुम्हारी खुशी के लिए त्याग कर देती। सत्य तो ये है कि तुम स्वयं इसके साथ प्रेम नाट्य का आनंद भोग रहे हो। नहीं शिमोना, मैंने तुम्हारे साथ कोई घात नहीं किया। मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूँ, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें पहचानने में भूल कर दी। अर्धव, तुम ये कैसी विचित्र बातें कर रहे हो? तुम्हारा प्यार और असली शिमोना मैं हूँ। कौन हो तुम जो मेरा रूप धारण करके ये षड्यंत्र रच रही हो? किस लिए ये स्वांग रचा रही हो? ठीक है, अभी पता चल जाएगा कौन असली है और कौन नकली। अपने नागिन अवतार में आओ, सत्य अपने आप ही नेत्रों के समक्ष आ जाएगा, वरना मैं अपने जहर से तुम्हें मृत्यु के घाट उतार दूंगी। शिमोना नागिन का क्रोध देखकर रंगीली फौरन अपने असली रूप में आ जाती है और उसे देखकर अर्धव कहता है, रंगीली, तुम तो ये तुम थी जिसने शिमोना का रूप धारण किया था। तुम हमारे साथ ये भद्दा मजाक कर रही थी। हाँ अर्धव, वो क्या है ना, आज मेरा मनोरंजन करने का बड़ा दिल कर रहा था, इसलिए बस ये छोटा सा खेल खेल लिया। देखा, तुम दोनों में से किसी ने भी मुझे पहचाना तक नहीं। बस करो रंगीली, जब देखो अपनी तुच्छ सी हरकतों वाले रंग दिखाती रहती हो। तुम्हें लज्जा नहीं आई? एक नागिन होकर तुम हम प्रेमी जोड़ों को छुपकर देख रही थी। कौन सा पाप कर दिया मैंने? हाँ, अरे लज्जा तो तुम दोनों को आनी चाहिए। विवाह से पहले ही तुम दोनों एक साथ एकांत में रास लीला मना रहे हो। अगर मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त नागराज को जाकर चुपचाप ना तुम्हारी इस गुफ्तगू का पता बता सकती हूँ। फिर तो भोलेनाथ ही जाने कि तुम दोनों के साथ क्या होगा। अरे रंगीली, तुम क्रोधित मत हो, तुम जाओ। वो क्या है ना कि शिमोना को मजाक पसंद नहीं, इसीलिए क्रोधित हो गई। एक दिन अवश्य आएगा जब मैं तुझसे इस दिन का इंतकाम लूंगी। रूप बदलने का बड़ा शौक है ना तुझे? रंगीली वहाँ से अपने कक्ष में आकर साज श्रृंगार करने लगती है। तभी वो देखती है कि उसकी प्रिय सखी सर्पिका उसके कक्ष की तरफ आ रही है, जिसे देखकर वो कहती है, सर्पिका मेरे कक्ष की ओर आ रही है, सही अवसर है, अभी उसकी हवाइयाँ गुल करती हूँ। रंगीली इच्छाधारी नागिन की शक्तियों का फायदा उठाते हुए नागराज का रूप धारण कर लेती है और नागराज को देखकर सर्पिका कहती है, प्रणाम नागराज, आप यहाँ रंगीली के कक्ष में? हाँ, क्यों सर्पिका, मेरे यहाँ होने से तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? मैं नागलोक के कक्ष में आ जा नहीं सकता? नागराज हूँ मैं। नहीं नहीं नागराज, मेरा वो तात्पर्य नहीं था। ये पूरा नागलोक आपका ही तो है। सुनो सर्पिका, एक अहम बात है। हाँ नागराज, कहिए। आज हमें पृथ्वीलोक की ओर प्रस्थान करना है, इसीलिए तुम मेरे संग चलोगी। पर नागराज, ये कैसे संभव है? नागलोक वासियों का पृथ्वीलोक पर जाना तो वर्जित है, फिर अचानक? वो सब मुझ पर छोड़ दो, मैं इस नागलोक का नागराज हूँ। तुम्हें मेरी आज्ञा को मानना ही होगा और ये हमारा आदेश है। जी अवश्य नागराज। ये नागराज को कहीं अपना ही जहर तो नहीं चढ़ गया? अपने ही बनाए नियमों का स्वयं उल्लंघन कर रहे हैं। खैर, मुझे क्या, मेरे लिए तो शुभ अवसर है, मुझे तो पृथ्वीलोक के भ्रमण करने को मिलेगा। चलो सर्पिका। वाह रंगीली, तेरे कितने रंग हैं। रूप बदल कर ही सही, आज पृथ्वीलोक पर भ्रमण करने का मेरा वर्षों का स्वप्न पूर्ण हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं नागराज नहीं बल्कि रंगीली हूँ। दोनों पृथ्वी लोक घूमने के लिए निकल जाते हैं और पूरा दिन पृथ्वी लोक पर मस्ती करने के बाद वो नागलोक वापस आ जाते हैं। तभी सर्पिका कहती है,
आज का दिन कितना आनंदमय था, है ना नागराज? पृथ्वी लोक पर तो समय का कोई आभास ही नहीं हुआ। हाँ सर्पिका, सत्य कहा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। नागलोक में किसी से भी ये जिक्र मत करना कि हम दोनों पृथ्वी लोक आए थे। परंतु ऐसा क्यों नागराज? आप तो नागलोक के नागराज हैं, फिर इसका क्या कारण है? बस हमने कह दिया ना, हम तुम जैसी तुच्छ नागिन को अपने साथ पृथ्वी लोक ले आए। इसका ये तात्पर्य नहीं कि तुम हमसे प्रश्न करो। हम नागराज हैं, नागराज। अगर हमें क्रोध आ गया तो इसी क्षण तुम्हें अपने जहर से भस्म कर देंगे। क्षमा नागराज, क्रोधित मत होइए, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। और रंगीली अपने कक्ष में चली जाती है, जिसके बाद सर्पिका अपने कक्ष में जाने ही वाली होती है कि तभी उसके द्वार के बाहर असली नागराज आकर बोलते हैं। सर्पिका, तुम पूर्ण दिन कहाँ विलुप्त थी? अरे नागराज, अभी कुछ ही क्षण पूर्व ही तो आप रंगीली के कक्ष में गए थे और इतनी जल्दी यहाँ आ भी गए। सर्पिका, हम भला रंगीली नागिन के कक्ष में क्यों जाएंगे? तुम्हें स्मरण नहीं है क्या कि नागलोक के कुछ नियम हैं? कोई भी नाग नागिनों के कक्ष में ऐसे प्रवेश नहीं कर सकता। नागराज को बुढ़ापे के समय सठियाने की बीमारी तो नहीं लग गई है, या फिर चलचित्र पर चलने वाली गजनी तो नहीं देख ली इन्होंने? सर्पिका कहाँ खो गई? जवाब दो, कहाँ थी पूरे दिन? आप ही तो मुझे पृथ्वी लोक लेकर गए थे। क्या तुम पृथ्वी लोक गई थी और खुद को बचाने के लिए इतना बड़ा असत्य बोल रही हो? इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। अब मैं सत्य क्यों कहूँगी? नागलोक के सभी नाग नागिन नाग दरबार में उपस्थित होते हैं, जहाँ सर्पिका की बात सुनकर शिमोना नागिन समझ जाती है कि ये सब रंगीली का काम है और वो बदले की आग में कहती है। नागराज, मुझे पता है कि ये किसका कार्य है। बताओ शिमोना, कौन है वो धोखेबाज जिसने नागलोक के नियमों का उल्लंघन करके पृथ्वी लोक जाने का दुस्साहस किया? रंगीली। नागराज, रंगीली नागलोक के सभी नाग नागिनों का रूप बदलकर ये कारनामे करती है। सैनिकों, रंगीली नागिन को बेड़ियों में जकड़कर नाग दरबार में पेश किया जाए। थोड़ी ही देर में रंगीली नागिन दरबार में पेश होती है और नागराज के पूछने पर वो मुकरते हुए कहती है। नागराज, मैं सत्य कह रही हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये सब मैंने सर्पिका के कहने पर किया। झूठी मक्कार। अरे नागराज का नहीं तो भोलेनाथ का भय कर। तू नागिन है कि गिरगिट? रूप के साथ झूठ और रंग बदलने की कला में भी महारत हासिल कर रखी है क्या तूने? सैनिकों, इन दोनों को कारावास में डाल दो। दोनों नागिनों को कारावास की सजा मिलती है, लेकिन रंगीली नागिन के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं होता और वो कारावास से बाहर आ जाती है और बाहर आकर उसकी नजर विक्रांत पर जाती है, जिसे देखकर वो शिमोना से कहती है। शिमोना, ये कौन है? हमारे नागलोक में नया है क्या? हाँ, विक्रांत नाग है। अद्भुत, आकर्षक, इससे तो मुझे प्रेम हो गया। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख, क्योंकि उसकी पहले से ही एक प्रेमिका है और सप्त पंचमी के दिन उसका उसके साथ विवाह है। कदापि नहीं, मैं इस विवाह को संपूर्ण नहीं होने दूंगी। रंगीली एकांत देखकर विक्रांत के पास आकर कहती है। विक्रांत नाग को रंगीली का प्रणाम। जी, आप मेरे कक्ष में? देखो विक्रांत, मुझे मनुष्यों की भांति घुमा फिरा कर बातें करना कदापि नहीं आता। मैं बस तुमसे सीधा सरल शब्दों में कहती हूँ, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है और मैं नहीं चाहती कि तुम ये विवाह करो। क्षमा करो, पर मैं प्रेम बंधन में हूँ, इसीलिए अपना ये प्रस्ताव लेकर यहाँ से चली जाओ। रंगीली के लाख समझाने पर भी विक्रांत नहीं मानता, जिस कारण रंगीली विक्रांत की होने वाली पत्नी को विवाह के दिन अपने जहर से मूर्छित करके उसका रूप धारण किए नाग मंडप में आती है और फूलों की माला के साथ दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है। और तभी रंगीली अपने असली रूप में आकर कहती है। विक्रांत, मैंने कहा था कि तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुमसे विवाह कर कर ही रहूंगी। रंगीली, तुमने धोखे से मुझसे विवाह किया है। तुम्हारे इस क्रोध का अब कोई अर्थ नहीं है। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ, तो भला अपनी इच्छा को पूरा कैसे न करती बताओ। अब तो विवाह संपन्न हो चुका है, तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जिस इच्छाधारी नागिन की शक्ति और रूप का गलत प्रयोग करके तुमने ये छल किया है, मैं नाग विक्रांत तुम्हें श्राप देता हूँ कि हर पहर के साथ तुम्हारा ये रूप स्वयं परिवर्तित होता रहेगा। विक्रांत के श्राप का असर शुरू हो जाता है
और रंगीली एक नेवले में तब्दील होकर कहती है, नागराज कुछ कीजिए, मैं कीड़े मकोड़े नहीं मारना चाहती। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें पहले भी आगाह किया, किंतु तुमने इष्ट देव के दिए वरदान का गलत उपयोग किया। अब भुगतो। अरे ओ नेवले, चील में बदल। कौए में बदल। अब हम अपने साथ किए व्यवहार का बदला लेंगे। जाओ नागिन, अब जाकर गिरगिट से दोस्ती करो। बड़ा रंग और रूप बदलने का शौक था ना तुम्हें। सभी नाग नागिन रंगीली के अलग अलग अवतार का मजाक बनाकर अपना मनोरंजन करते हैं और इस तरह श्राप के बाद रंगीली को अपनी गलतियों का पछतावा होता है। लेकिन तब तक वक्त हाथ से निकल चुका था। शक्तिका नागिन अपने अर्ध नागिन रूप में ऐठ कर खड़ी होती है और कुछ नाग मिलकर उसकी मोटी सी पूंछ को पूरी ताकत के साथ खिसकाने का प्रयास कर रहे होते हैं। तभी शक्तिका हंसते हुए कहती है, करो करो, अथक प्रयास करो, खिसकाना तो दूर, तुम मुझे हिला भी नहीं पाओगे। हाँ, बस मैं हार मानता हूँ। तुम जैसी मोटी नागिन के कारण मैं अपने प्राण नहीं त्याग सकता। शक्तिका, ये कैसा उपहास कर रही हो तुम इन नागों के साथ? शरीर के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि पर भी मोटापा छा गया है क्या? सर्पिका, आज तुमने 2-4 पात्र ज्यादा जहर पी लिया क्या, जो तुम्हारी बोली में इतनी कड़वाहट भरी है? क्या हुआ, मैंने कुछ असत्य कहा क्या? मुझे तो ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। ओह, अब समझी, ये नाग तुम्हारे साथ बैठकर प्रेम भरी बातें नहीं करते, इसलिए तुम इनके साथ ऐसे कारनामे करती हो। तुम्हें कोई मानसिक बीमारी है? जब देखो विचित्र बातें करती हो। विचित्र मेरी बातें नहीं, विचित्र तो तुम हो। इस नागलोक की सभी नागिनें इतनी कमसिन और इतनी पतली हैं, लेकिन तुम्हारा शरीर तो एनाकोंडा सर्प जितना मोटा है। अरे मोटी हूँ तो अपने भवन में मिलने वाला जहर पीकर हूँ, ना कि दूसरों का छीन कर या हड़प कर पीकर मोटी हुई हूँ। तुम जैसी मोटी नागिन से बात करके मुझे अपना समय व्यर्थ नहीं करना। जाते जाते तुम्हें एक मुफ्त की सलाह देती हूँ, अपने इस मोटे शरीर पर थोड़ा ध्यान दो। कहीं ऐसा ना हो मोटा होने के कारण तुम्हें नागलोक से निष्कासित कर दिया जाए। इतना कहकर सर्पिका वहाँ से चली जाती है। जी हाँ, अब तो आपने सुंदर पतली नागिनों के विषय के बारे में सुना होगा, पर नागलोक में शक्तिका नागिन बाकी नागिनों की तरह रूपवती और सुंदर तो थी, लेकिन वो बहुत मोटी थी, जिसके कारण नागलोक की सभी नागिनें उसका उपहास किया करती थी। नागलोक में नाग पंचमी के अवसर पर नाग नागिनों के रेंगने की प्रतियोगिता रखी जाती है, जिसमें शक्तिका भी भाग लेती है। सभी नाग नागिन एक पंक्ति में खड़े हो जाते हैं और तभी नागराज बोलते हैं, प्रतियोगिता में भाग ले रहे नाग नागिनों को सूचित किया जाता है कि आप सभी को इस प्रतियोगिता में अपने रेंगने की क्षमता का प्रदर्शन करते हुए वहां रखी दूध की कटोरी तक जाना है और वहां से उस दूध को पीकर वापस आरंभ सीमा तक आना है। जो सबसे तेज रेंगेगा वो इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में तो मैं ही विजय प्राप्त करूंगी। अब सभी नाग नागिन प्रतियोगिता के लिए सज्ज हो जाएं। नागराज के इतना कहते ही सभी प्रतियोगी अपने नाग रूप में आ जाते हैं और सभी एक साथ रेंगना आरंभ करते हैं। सभी नाग नागिन तेजी से रेंगते हैं, किंतु मोटी नागिन शक्तिका धीरे धीरे रेंगते हुए ही दूध पी पाती है। बाकी सभी आरंभ सीमा की ओर बढ़ रहे होते हैं, लेकिन शक्तिका अपनी कटोरी का दूध चटकर बाकी की कटोरियों के शेष दूध को भी पीने में व्यस्त होती है और इतने में प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है और सर्पिका इसमें विजय प्राप्त करती है। तभी वहाँ शक्तिका की माँ बानी आती है और उसे ऐसे दूध पीता देखकर शक्तिका अपने इंसानी रूप में आती है और बानी उससे कहती है, शक्तिका, अपनी भूख पर नियंत्रण कर, अब खाली कटोरी भी निगल जाएगी क्या? माँ, आप यहाँ मेरी प्रतियोगिता देखने आए हो ना? हाँ, वही प्रतियोगिता जिसे छोड़कर तू यहाँ दूध की कटोरी में चिपक गई है। शक्तिका, बस कर, ऐसे ही खाने पीने के चक्कर में तेरा शरीर इतना फैला जा रहा है और तू इस प्रतियोगिता को भी हार चुकी है। कोई बात नहीं मौसी, क्योंकि ये तो प्रतियोगिता वैसे भी नहीं जीत पाती। इसका रेंगना देखा है आपने? इससे तेज तो केचुआ भी रेंग लेता है।
मैं तो कहती हूँ इसे इस प्रतियोगिता के स्थान पर कछुए की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए था। मुझे क्रोध मत दिलाओ सर्पिका, वरना अपने इस मोटे शरीर से बिना शक्तियों के ही तुम पर ऐसा प्रहार करूंगी ना कि जीतने का घमंड चकनाचूर हो जाएगा तुम्हारा। मुझे जीतने का घमंड करने की कोई जरूरत नहीं। घमंड करने के लिए मेरे पास और भी बहुत कुछ है, तुम तो अपना सोचो। इतना कहकर सर्पिका वहाँ से चली जाती है। शक्तिका और बानी भी अपने भवन में लौट आती है। तभी अपनी माँ से शक्तिका कहती है, माँ आज मालपुए बनाना, वो भी अधिक जहर डाल के। पता नहीं इस सर्पिका से बहस करने के बाद मेरी भूख इतना बढ़ क्यों जाती है। तुझे लज्जा नहीं आती? सब तेरा इतना उपहास उड़ाते हैं और अब भी तुझे भोजन करने की सोच रही है। आज तुझे मालपुए क्या, भोजन ही नहीं मिलेगा। पर माँ खाऊंगी नहीं तो जीवित कैसे रहूंगी? लोगों की माताएं अपने बच्चे को भर भर के खाना खिलाती है और आप है कि मुझे भोजन नहीं दे रही। उसे ठूसने का तो परिणाम है कि तू इतनी फैलती जा रही है। तू तो अपना शरीर पतला करने से रही, तो मुझे ही कोई तरीका अपनाना पड़ेगा ना। इसलिए आज से तुझे दिन में केवल एक ही बार भोजन मिलेगा। पानी अपना फैसला सुनाकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर शक्तिका भवन में उदास बैठी रहती है, लेकिन भूख बर्दाश्त न होने पर वो जंगल की ओर निकल पड़ती है, जहाँ उसे उसकी प्रिय सखी नैना मिलती है और उसे देखकर शक्तिका कहती है, नैना, तू तो किसी अति आवश्यक कार्य से पृथ्वीलोक गई थी ना, इतने जल्दी कैसे लौट आई? हाँ, मेरा कार्य संपूर्ण जो हो गया था और मैंने सुना कि रेंगने की प्रतियोगिता में तू सबसे अंतिम स्थान पर आई। मतलब रेंगने में तो हम नागिनों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता और तू वो भी नहीं कर पाई। उस विषय में मुझे तुमसे बात करनी है। मोटापे को लेकर नागलोक में सभी मेरा उपहास करते हैं और आज तो माँ ने भी मुझे भोजन नहीं दिया। अब मैं इतनी मोटी हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? भोलेनाथ ने मुझे थुलथुला सा शरीर क्यों दिया? शक्तिका, तू निराश मत हो। तेरे मोटे शरीर को पतला करने का उपाय है मेरे पास। पृथ्वीलोक पर इस समस्या का कोई न कोई उपाय तो जरूर होगा। उपाय? जब मैं इतनी सर्वशक्तिशाली नागिन होकर भी अपनी इस समस्या का हल नहीं कर पा रही, तो पृथ्वीलोक के वो शक्तिहीन मनुष्य मेरी सहायता कैसे कर पाएंगे? इसका जवाब तो हमें पृथ्वीलोक पर जाकर ही मिलेगा। इसलिए कल तुम मेरे साथ पृथ्वीलोक की सैर पर चलना। ठीक है नैना। जिसके बाद दोनों अपने भवन को लौट आती हैं और अगले दिन रूप परिवर्तित करके पृथ्वी लोक पर एक जिम के बाहर जा पहुंचती है, जहां सभी मनुष्य बड़े बड़े यंत्रों पर कसरत कर रहे होते हैं। उन्हें ऐसे देखकर शक्तिका बोलती है, नैना, ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? ये सभी मनुष्य इतना मटक क्यों रहे हैं? ये मनुष्य मटक नहीं रहे बल्कि कसरत कर रहे हैं। ये पृथ्वीलोक का कसरत क्षेत्र है, जहाँ तुझ जैसे मोटे मनुष्य अपना भार कम करने आते हैं। मतलब इनकी तरह कसरत करने से मेरा मोटा शरीर पतला हो सकता है? हाँ बिल्कुल, तभी तो मैं तुझे यहाँ लेकर आई हूँ। चल हम कसरत क्षेत्र के अंदर चलते हैं। जिसके बाद दोनों जिम में जाती हैं। वहाँ का एक स्टाफ मशीन को चालू कर देता है, जिसे देखकर शक्तिका कहती है, ये यंत्र तो बड़ा ही अद्भुत है, स्वयं ही चले जा रहा है। किंतु अब मुझे करना क्या है नैना? जैसे बाकी मनुष्य इस पर चल रहे हैं, तुझे भी वैसे ही चलना है। और क्या, चल चढ़ जा इस पर। किंतु इस चलते हुए यंत्र पर चढ़ूं कैसे? ये तो रुक ही नहीं रहा। प्रयत्न करो शक्तिका, तुम ये कर सकती हो। नैना के इतना कहने पर शक्तिका ट्रेडमिल मशीन पर चढ़ती तो है, लेकिन चढ़ते ही साथ वो गिर जाती है। उसे देखकर जिम में मौजूद सारे लोग हंसने लगते हैं। उन सबको ऐसे हंसता देखकर नैना और शक्तिका वहाँ से गायब होकर दोबारा नाग लोक आ जाती है। तभी शक्तिका अपनी कमर पर हाथ लगाए हुए कहती है, हे भोलेनाथ, मेरी तो अच्छी खासी कमर तोड़ दी पृथ्वीलोक के उस स्वचालित यंत्र ने। सच में ये पृथ्वीवासी भी कैसे कैसे यंत्रों का प्रयोग करते हैं अपनी समस्याओं के लिए। अच्छा हुआ हम वहाँ से सही समय पर लौट आए। अब मैं कभी नहीं जाऊंगी पृथ्वीलोक पतला होने के लिए। नागलोक में ही रहकर तपस्या करके अपने शरीर को पतला करूंगी। हाँ, यही सही रहेगा। तपस्या करना इससे तो आसान ही होगा। जिसके बाद से शक्तिका दृढ़ निश्चय कर भोले की तपस्या करना शुरू करती है।
तपस्या करने के कारण उसका खाना पीना भी बंद हो जाता है और 11 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भोलेनाथ की मूर्ति से एक तेज प्रकाश उस पर पड़ता है और वो अपनी आंखें खोलकर कहती है, हे भोलेनाथ, मुझे मेरे इस मोटे शरीर से मुक्त कीजिए। कोई ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जितना मर्जी खाऊं, मेरा वजन ही ना बढ़े और मैं मोटी भी ना हूँ। उसके इतना कहते ही वो प्रकाश और चमकता है और शक्तिका का शरीर मोटे से पतले रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार ये वरदान प्राप्त कर शक्तिका प्रसन्नता से अपने भवन को लौट आती है।